अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करते हैं एपिसोड 2 के पार्ट 2 के बारे में। अब तक हमने देखा कि गुनज और अदिल एक दूसरे को देखकर हैरान हो चुके थे। अदिल अपना नाम बताता है और आगे से गुनज भी अपना नाम बताती है, फिर वह हाथ मिलाकर काफ़ी देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ आसिया दादी साबिया और अदिल की तस्वीर को देख रही होती हैं। इधर नरमीन साहिबा अपने शौहर उस्मान साहब के पास आकर उनको काफ़ी बातें सुनाती हैं, जो कि गेस्ट रूम में बैठे होते हैं। क्या आप वाकई इस लड़के की जान बचाने के लिए मेरे बेटे की जान खतरे में डालने वाले थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उस्मान? ज़मीर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता क्या? अगर महमद को गोली लग जाती तो क्या होता? उसने मुझे कहा था कि अगर वो गोली का रास्ता ना रोकता तो आप राज़ी ना होते उससे। आप तो शायद खुशी होते। आगे से उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह हमें माफ़ करे, और अपने नाजायज़ बेटे के साथ तसल्ली करते आ। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं कि आप सुन भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ अगर वो सब हो गया तो? कोई मरा तो नहीं ना? तो आप किस पर बहस कर रही हैं आप? आगे से नरमीन साहिबा गुस्से से कहती हैं हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मेरे सामने आकर कहा कि तुम्हारा एक और बेटा है और वो भी उस मरजान से। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रही। ऊपर से तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए उस बेटे को इधर ले आए, अपने नाजायज़ बेटे को। मैं फिर भी खामोश रही। चलो ठीक है, मैं 30 साल पहले होने वाली किसी भी चीज़ के बारे में आपसे लड़ने नहीं जा रही। वैसे भी मैं ये जंग पहले ही जीत चुकी हूँ। आगे से उस्मान साहब तंज़िया अंदाज में कहते हैं हमने कुछ भी नहीं जीता नरमीन साहिबा, हम दोनों शुरू में ही हार चुके थे सब कुछ। आइए दुआ करते हैं कि ये दोनों लड़के भाईचारा सीखें और अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजारें। आगे से नरमीन साहिबा गुस्से से आकर कहती हैं देखो इस बारे में सोचना भी मत। तुम में हिम्मत भी नहीं है सोचने की कि तुम आसिया को इधर ले आओगे, इस घर में ले आओगे। उसको इस घर में लाने की हिम्मत भी ना करना, सिर्फ इसलिए कि जब तुम राइस जा रहे थे मैं चुप रही थी। ये मत सोचना कि मैं आप भी चुप रहूँगी। अगर आसिया इस घर में आ जाए तो आगे जो होगा इसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। आगे से उस्मान साहब तंज़िया अंदाज में देख रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। नरमीन साहिबा वहाँ से दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए चली जाती हैं। दूसरी तरफ आसिया साहिबा अपने कमरे से यानी अपने घर से निकल रही होती हैं और कुछ आदमी इनका सामान लेकर जा रहे होते हैं। शायद ये उस्मान साहब के आदमी थे जो उनको अपने घर लाने के लिए गए हुए थे। इधर एक काम वाली अजील और दुर्सन को उनका कमरा दिखाती है और वो कहते हैं शुक्रिया। फिर दुर्सन कहता है आराम करो भाई, हम बहुत थक चुके हैं। अजील अपने कमरे में चला जाता है और दुर्सन अपने कमरे में। इधर अजील आकर खिड़की के पास खड़ा होता है और पीछे से गुनज उसके कमरे में दाखिल होती है। अजील बैठकर उसे हैरानी से देखने लग जाता है। गुनज कमरे में आकर कहती है ये ना कहने का शुक्रिया कि आप मुझे जानते हैं। मतलब आगे से अजील कहता है कि क्या वाकई मैं आपको जानता हूँ? जो कुछ भी हो चुका था वो इससे बहुत नाराज़ था, गुस्सा सा। गुनज कहती है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ है। जैसे ही गुनज अजील के पास आकर बैठती है वो गुस्से से खड़ा होकर खिड़की के पास चला जाता है और कहता है मुझे भी यकीन नहीं आ रहा पिछले 24 घंटों में मेरे साथ जो भी हुआ। गुनज कहती है जब मैंने आपको हाल में देखा तो अजील कहता है आपने क्या सोचा? गुनज कहती है मैं तो कुछ नहीं सोच सकती थी। अजील कहता है क्या इत्तेफाक है? मुझे भी जब पता चला कि आप मेरे भाई की मंगेतर हैं तो मैं भी कुछ नहीं सोच सकता था। यानी वो बार बार उसे उसी बात का तंज कर रहा था, यानी वो अंदर से टूट चुका था कि ये मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी की मंगेतर भी हो सकती है। गुनज कहती है हमने उनसे मंगनी नहीं की। आगे से अजील कहता है जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप मुस्तकबिल में उनकी बीवी बनेंगी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ पहले ही कि मैं आपकी शादी में नहीं आ सकूँगा। गुनज अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और रोने वाली हो चुकी थी और खड़े होकर अजील के बाजू पर हाथ रख के कहती है अजील क्या आप मेरी तरफ देख सकते हैं? अजील मेरी तरफ देखो। फिर वो कहती है कि 2 दिन जो मैंने राइज में गुजारे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, मैं कसम देती हूँ आपको। और अजील कहता है वो मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दिन थे, मैं भी कसम देता हूँ आपको। गुनज कहती है क्या वाकई ये सच है? अजील कहता है हाँ बिल्कुल सच है। फिर वो कहता है कि मुझे मालूम हुआ कि मेरा एक बाप था जिसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था और मेरा जहाज़ उड़ा दिया गया, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। और क्या आप जानती हैं कि 1 घंटे पहले मैं दुर्सन को खोने वाला था तकरीबन। फिर वो मुझे यहाँ ले आए और फिर मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आए। मुझे पता चला कि आप मंगनी कर चुकी हैं, वो भी मेरे छोटे भाई से। गुनज कहती है मैंने महमद से मंगनी नहीं की। अदिल मुस्कुराकर दूसरी तरफ तंज़िया अंदाज में खड़ा हो जाता है। कहता है गुनज मेरे पास इनसे ज़्यादा ख़राब 2 दिन कोई नहीं हो सकते। गुनज कहती है तुम ठीक कहते हो, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अदिल पीछे से अचानक काम वाली आ जाती है और कहती है मिस गुनज, और गुनज पीछे सीधी होकर अपने आंसू साफ करते हुए खड़ी हो जाती है। कहती है वो कहती है कि मैं तकिया लाई हूँ। गुनज कहती है अच्छा किया तुमने, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? अदिल कहता है आपका बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए।
फिर गुनस कहती है हम बाद में मिलते हैं। आदिल काम वाले को कहता है आपका शुक्रिया। वो कहती है कोई बात नहीं। इधर किचन में आयला किचन में आते ही अपने भाई को देखकर कहती है सुकून से खाओ भाई। वो कहता है शुक्रिया बहन। फैतोस आयला के पास बैठकर कहती है कि वो अपनी दादी के यहाँ बड़ा हुआ। आयला आगे से कहती है दादी, यानी जो भी फैतोस तुम्हें ऐसे देखेगा वो ये समझेगा कि तुम्हारी परवरिश उन्होंने की है। फैतोस कहती है अगर वो मेरी परवरिश करती तो मैं एक फरिश्ता बन जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी परवरिश मेरी प्यारी माँ ने की है और मैं ऐसी हूँ और मैंने ज़ीरो से अपनी शुरुआत की। आगे साइला का भाई कहता है ओ मेरे खुदा, इस आदमी को इधर ही हमने देखना था अपने घर में। आयला कहती है बता फैतोस पे यहाँ क्यों आया है। ऊपर से हकिया कर कहता आयला मैंने तुम्हें कितनी बार कहा बुराई ना किया करो, ये गलत बात है। आयला कहती तुम चुप रहो, यहाँ से जाओ। और फैतोस को कहती है हाँ बताओ आगे क्या हुआ। इधर मेहमत अब संसार चल कर जा रहे होते हैं और मेहमत अपनी खाला से बात कर रहा होता है कि आंटी मैंने आपसे कहा था कि अदिल को गोली मार दीजिएगा सर में, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आंटी कहती है अगर आप पहले ही कुछ कर लेते तो मुझे करने की जरूरत ना पड़ती, मुझे माफ़ कीजिएगा मुझे काम है। और फ़ोन काटते ही चली जाती है और वो गुस्से से खड़ा होता है। फिर संसार कहता है भाई मैं आपसे पूछना चाहता था कि मतलब आप इजाज़त दे तो मैं कुछ अदिल का करूं। आगे से मेहमत गुस्से से कहते हैं हाँ जाओ उसके सामने गोली मारो। फिर वो गुस्से से खड़ा होता है। फिर हम दूसरे सीन की तरफ देखते हैं कि अदिल अपने कमरे में बैठा होता है। दुश्मन आकर कहता है साथी मेरे जहन में ये बात नहीं जा रही कि नीचे जो लड़की है वो वही है जो हमारे जहाज पर दिए, मुझे ऐसा लगता है। अदिल कहता है हाँ दोनों बातें ठीक हैं, तुम ठीक हो। वो कहता है तो ये क्या मसला है। अदिल कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं ऐसी ज़िंदगी पर लानत नहीं भेजना चाहता अभी तो। किधर हवा अपने शौहर के पास आती है जेल में। अब तक हमें लगा था कि ये इसका भाई है लेकिन ये इसका शौहर है। वो अपने शौहर से कहती है वो कप्तान जिसने हमारा सामान समुद्र में फेंका था मालूम हुआ कि वो उस्मान का बेटा है। आगे से वो हैरान हो जाता है और वो उस्मान और मरजान का बेटा है। आगे साधु अपनी माजी की ज़िंदगी को सोचने लग जाता है जिसमें वो एक औरत यानी मरजान को गोली मारने लगता है। वो पहाड़ पर खड़ी होकर मिन्नतें कर रही होती है मुझे नहीं तो इस बच्चे को जाने दो, प्लीज़ मुझे ना मारो, इस बच्चे को ही जाने दो, इस बच्चे को ना मारो। वो कहता है बच्चे को नीचे रखो। वो बच्चे को नीचे रखती है और कलमा पढ़कर पीछे कूद जाती है और वो देखता रह जाता है। फिर वो बच्चे को लेकर आसिया माँ के दरवाजे पर रखकर एक झूठा खत रख जाता है। आसिया माँ बाहर निकल कर वो बच्चे के ऊपर से पड़ा हुआ खत पढ़ती हैं जिसमें लिखा था मामा आसिया ये मेरा बेटा है अदिल, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ उस्मान के मुझे छोड़ने के बाद मुझे में हिम्मत नहीं जिंदा रहने की। तुम वाहिद वो इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। मुझे लगता है मैं अदिल की फिक्र नहीं करूँगी। फिर वो चेक लेकर रोते हुए अंदर चली जाती हैं और साधु ये सोचता रह जाता है। दूसरी तरफ दुर्सन और अदिल बैठे होते हैं। अदिल कहता है दुर्सन तुम मुझसे नाराज़ हो गए ना, ये जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। दुर्सन कहता है मैं नाराज़ नहीं हूँ भाई और ये आपकी गलती नहीं है, ये इन बदमाशों पर इल्ज़ाम है, वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। अदिल कहता है हाँ। फिर मेहमत कमरे में आकर कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अदिल और दुर्सन कहते हैं ज़रूर अंदर आई। मेहमत आकर बैठता है। अदिल कहता है क्या बात है आपने हमारी लिए अपनी जान खतरे में डाली, शुक्रिया। मेहमत कहता है मुझे शुक्रिया मत कहीं, मैंने बाबा ने हुक्म दिया था, हमारे ख़ानदान में रिवायत है कि हमारे वालिद जो कहेंगे हमें वैसे करना होगा। अदिल कहता है हमारा कोई बाप नहीं इसलिए मुझे इस असूल के बारे में नहीं पता। मेहमत कहता है कि आपके वालिद उस्मान मचारी नहीं है जो कि जिंदा है। आगे से अदिल कहता है हम यहाँ पर अपने वालिद से मिलने नहीं अपनी माँ का बदला लेने आए थे, और वैसे भी अगर आपके पास काफ़ी ताकत है तो हम मिलकर अपनी माँ का बदला ले सकते हैं, वरना अगर हम मर गए तो ज़मीन के नीचे होंगे, अगर जिंदा भी हुए तो हमें जिंदगी भर सज़ा मिलेगी अगर हम बदला ना ले सके तो। मेहमत कहता है मैं समझ गया, मैं यहाँ पे ये कहने आया था कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपके साथ हूँ। आगे से अदिल कहता है शुक्रिया भाई। दुर्सन कहता है शुक्रिया। मेहमत कहता है कोई बात नहीं। मेहमत कहता है मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, आप लोग थक गए आराम करें, हम रात के खाने में मिलते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। दुर्सन अदिल से कहता है भाई मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे इंसानों को पहचानने की बहुत खासियत है, यानी मैं इंसान का किरदार देख सकता हूँ, ये आदमी अच्छा आदमी लगता है। और अदिल हैरान होकर दुर्सन को देखने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे घर वाले खाने पर इंतज़ार कर रहे होते हैं अदिल और दुर्सन का, और मेहमत गुनस को देख रहा होता है। उस्मान साहब कहते हैं आप दोनों ने उसको बताया था। आगे से फैतोस कहती है जी हाँ बाबा मैंने बताया था। ऊपर से अदिल और दुर्सन आ जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं आइए बेटा बैठें, और गुनस पीछे मुड़कर अदिल को देख रही होती है। मेहमत उसे हैरानी से देखता है कि ऐसे क्यों देख रही होती है। अदिल आकर बैठकर गुनस को देखने लग जाता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं इसलिए पहले कि हम खाना शुरू करें मैं आप समझता हूँ कि मैं हाल ही में जो कुछ भी हुआ हम बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, लेकिन हम एक ख़ानदान होने का मतलब है कि हमें इन दिनों को सब्र से गुजारना चाहिए और ये सब हम पर फ़र्ज़ है। खुदा का शुक्र है कि आज मैं अपने तमाम बच्चों के साथ एक ही मेज़ पर जमा हूँ।
इस वक्त इस वजह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ताकत पर मुमकिन कोशिश करें और मिलकर रहें, सुकून से खाएं। और फिर वो खाना खाने लग जाते हैं। इधर दुर्सम और रज़ील दोनों ही गुनस को हराने से देख रहे होते हैं और गुनस भी देख रही होती है। फिर अचानक उस्मान साहब को किनारी साहब की कॉल आती है। वो कहते हैं कि हमने उनको उनके घर से ले लिया है, हम पहुँच नहीं वाले हैं, यानी आसिया माँ को। और उस्मान साहब खुश हो जाते हैं और कॉल रख देते हैं और सबको कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आगे से फैतौस कहती है, ये कौन थे बाबा? उस्मान साहब कहते हैं, ये किनाली थे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माँ आ रही हैं। यह सुनकर नरमीन साहिबा के चेहरे के रंग उड़ चुके थे और दुर्सम भी अज़िल को राने से देख रहा था और अज़िल भी दुर्सम को राने से देख। इधर आसिया अंसार और किनारी साहब के साथ आ जाती हैं। वो खुशामदीद कहते हैं और कहती हैं शुक्रिया। और उस्मान साहब और सारे घर वाले दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब अपनी माँ को कहते हैं सलाम और उनसे गले मिलकर कहते हैं खुशामदीद माँ इस घर में। और वो काफ़ी देर एक दूसरे से इमोशनल होते रहते हैं और अदिल ये देखकर खुश हो रहा होता है। फिर आसिया माँ आगे आकर अदिल को वो देखती हैं। अदिल कहता है अम्मी, और गुनस भी मुस्कुराकर अदिल को देख रही होती है। आसिया माँ अदिल को उंगली दिखाते हुए कहती हैं कि मैं तुम दोनों को देख लूँगी, और आगे चली जाती हैं। यानी उन दोनों ने जब इनको सोया पाया और घर से बगैर बताए निकल आए, वो उनसे नाराज़ थी। आगे उस्मान साहब कहते हैं कि ये हैं बच्चे, और वो उनको देखने लग जाते हैं बारी बारी। आगे से नरमीन साहिबा आसिया साहिबा के पास आकर कहती हैं खुशामदीद अम्मी आसिया, और उनका हाथ चुमती हैं और आसिया साहिबा तंजी अंदाज में देख रही होती हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं चलो अम्मी आप शायद थक गई हैं, मैं आपको कमरे में ले जाता हूँ। कहती हैं बच्चे? उस्मान साहब कहते हैं हाँ जी बच्चे भी आ रहे हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। पीछे नरमीन साहिबा अकेली खड़ी होती हैं और मेहमत अपनी माँ के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो दोनों उन सबको देखने लग जाते हैं। इधर आसिया साहिबा अज़िल और दुर्सम से कह रही होती हैं मैं अपने एक बेटे के घर कभी नहीं आई, मैंने कसम खाई थी कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगी, वो भी अपनी प्यारी ज़मीनों को छोड़कर। लेकिन किसके लिए? आपके लिए। मैं यहाँ पर क्यों आई? सिर्फ आपके लिए। अब तुम दोनों मेरी बात सुनोगे वरना मैं तुम दोनों को दुआ नहीं दूंगी। पीछे से किनारे साहब कमरे में आकर कहते हैं अम्मी आसिया आपको कोई चाहिए? वो कहती हैं नहीं बेटा शुक्रिया। फिर वो कहते हैं अदिल भतीजे आपको आपके वालिद साहब बुला रहे हैं। वो कहता है अच्छा, और वहाँ से चले जाते हैं। अदिल इजाज़त के लिए अपनी दादी की तरफ देखता है और दादी इशारा कहती हैं हाँ जाओ। अदिल अपने पापा के कमरे में आ जाता है और उस्मान साहब कहते हैं अदिल यहाँ आकर बैठो। अदिल वहाँ पर आकर बैठता है तो वो उस्मान साहब कहते हैं कि हम कल हवा से मिलने जा रहे हैं। अदिल कहता है क्यों? उस्मान साहब कहते हैं काफ़ी अरसे से वो खातून मंशियात में मुलव्वस नहीं है, चलो चल कर देखते हैं कि मसला क्या। अदिल कहता है कि मैंने इस औरत का सामान समुंदर में फेंका था, उसने जवाब दिया, बस इतना ही। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या वाज़ा करना बाकी है। किनाली साहब कहते हैं भतीजे पुरसुकून हो जाओ, वालिद साहब सब समझ रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, लेकिन ये सब कुछ असूलों के मुताबिक होना चाहिए। ये सिर्फ किसी के घर पर छापा मारने से पूरा नहीं हो सकता। चलो चलते हैं और बात करते हैं और फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। अदिल हराने से देखने लग जाता है। अदिल आगे होकर कहता है फिर मैं भी जाऊँगा। उस्मान साहब कहते हैं किस लिए? अदिल कहता है जी मेरा मसला है, मैं भी जाऊँगा। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, मुझसे वादा करो कि तुम पुरसुकून रहोगे। क्या वादा करते हो? फिर काफ़ी देर सोचने के बाद अदिल हाँ में सारी हिला देता है और उस्मान साहब कहते हैं चलो फिर चलते हैं। इधर मेहमत नेट पर परी की वीडियो देखकर जेलिस हो जाता है। उसे कॉल करता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? वो कहती है कि मैं एक पार्टी में हूँ, ये ऑफिस की पार्टी है, मतलब ये कारोबार के बारे में है। क्या तुम जेलिस हो रहे हो? क्या तुम मुझे ढूंढने यहाँ पर आओगे? मेहमत कहते हैं आधे घंटे में घर पर मिलो परी, मुझे घर पर नजर आओ तुम। परी कहती है अगर तुम यहाँ पर आओगे तो मैं घर चली जाऊंगी। मेहमत कहता है चुप करके आधे घंटे में घर पर पहुंचो वरना यहाँ पर एक नई तरकीब शुरू हो जाएगी। परी कहती है ठीक है और वो कॉल बंद कर देती है। इधर अज़िल और गुनज दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अज़िल अपने कमरे में आता है और गुनज अपनी खिड़की पर। अज़िल उठकर गार्डन में जाता है। गुनज उसे देखते ही भागकर उसके पीछे जाती है और अज़िल के पास जाकर कहती है सलाम, मतलब मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? अज़िल कहता है हाँ हाँ बैठो। वो गुनज को देखकर कहता है कि मैं बहुत आगे निकल गया था, मतलब मैंने जब बदतमीजी की, मुझे माफ़ कर दो। गुनज कहती है इसमें माफ़ी मांगने जैसा कुछ भी नहीं। अज़ीज़ उसे मुस्कुरा कर देख रहा होता है। गुनज कहती है मैं समझ सकती हूँ आप बहुत दुख से गुजरे हैं, मतलब हम इस बात पर जैसे वो हम कहती है अज़ीज़ ऊपर देखता है झांक कर। गुनज कहती है कि हम जिस तरह मिले, हमारी मुलाकात और इधर मिलना ये एक इत्तेफाक ही था, मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना चाहिए था। अज़ीज़ दोबारा कहता है मैं बहुत आगे चला गया था, मुझे माफ़ कर दो।
गुनस दोबारा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, और अज़ील मुस्कुराकर उसे देखने लग जाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है और वो चाँक कर देखने लग जाती है। वो कहता है अच्छा आप जानती हैं कि आपका बहुत बड़ा बाग है ये, मतलब घर ज़्यादा पीछे नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा है। आपको पता है कि ऊपर दुर्सुन आसिया दादी के साथ अपना कमरा ढूंढने गया था, उसे मिल ही नहीं था। आगे से गुनस मुस्कुराने लग जाती है। अज़ील उसे मुस्कुरा कर कहता है मैं तुम्हारी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकता। फिर काफ़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद गुनस कहती है तुम मुझे हंसाते हो, और अज़ील खुश हो जाता है और कहता है और तुम हवा को बुलाती हो। मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ जो मैं आपको हंसाता हूँ। यानी इधर अज़ील बहुत खुश हो चुका था, यानी आखिरकार वो इससे मोहब्बत करता था। नीचे जो भी हुआ वो सब देखने के बाद इसका गुस्सा करना तो बनता ही था। अब इसको एहसास हो चुका था क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता था। काफ़ी देर ये एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और वो कहता है कि काश एक अलग दुनिया होती जहाँ पर हमारी मर्जी होती, हम खुशी से रहते। क्या तुम्हें ऐसी दुनिया पसंद होती? गुनस कहती है ये नामुमकिन है। अज़ील कहता है क्या वाकई तुम्हें ये पसंद होती दुनिया? गुनस कहती है हाँ मुझे ये पसंद होती, और वहाँ पर एक ही लम्हा होता जिसे हम खुल के जीते और वहाँ पर कोई माजी ना होता। गुनस कहती है क्या आपको वाकई लगता है कि आप मुझे हंसाते हैं? अज़ील दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। वो कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता इस वक्त, मतलब मेरा सर, मेरे दिमाग, मेरे एहसासात सब कुछ उलझा हुआ है। गुनस कहती है मैं आपको बिल्कुल समझती हूँ, और अज़ील उसे देखता रहता है मोहब्बत से, और गुनस इमोशनल होकर नीचे को देखती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। अज़ील कहता है काश एक मुख्तलिफ दुनिया होती और वहाँ के एहसासात और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते, और वो एक लम्हा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चुनती, तो आप कौन सा लम्हा चुनती? ये बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा। गुनस मुस्कुराने लग जाती है और अज़ील उसे मोहब्बत से देख रहा था। अब गुनस कहती है कि तुम कौन सा लम्हा चुनते? यह भी कहना ही था कि पीछे इसके नालिद साहब आ जाते हैं और ये दोनों अचानक खड़े हो जाते हैं। और गुनस कहती है भाई आप यहाँ? नालिद साहब कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चहलकदमी कर लूं। गुनस घबरा कर कहती है मतलब मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अज़ील भी पूरा घबरा चुका था, दोनों खड़े हुए थे और अचानक अज़ील कहता है कि हाँ देखो कितना अजीब रात है, मतलब आज कितना अजीब दिन है, किसी को भी नींद नहीं आ रही। और वहाँ से भागकर चला जाता और जाते हुए कहता है गुड नाइट गुनस को, और गुनस कहती है आपको भी। और फिर किनाली साहब वहाँ से चले जाते हैं गुनस को देखकर। अगली सुबह हम देखते हैं कि नरमीन साहिबा आसिया साहिबा के पास बैठी होती हैं, तंजी अंदाज में बातें कर रही होती हैं। मुझे उम्मीद है कि कल रात आपको सुकून से नींद आई होगी, मैंने मेहमानों के लिए कमरा तैयार किया था। आगे से आसिया साहिबा कहती हैं कि कोई भी नहीं जानता कि यहाँ पर मेहमान कौन है और कौन यहाँ पर रुकेगा, सिर्फ वो जानता है अल्लाह। आगे से नरमीन साहिबा कहती हैं बिल्कुल ये भी ठीक कहा आपने, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कभी कभी आप किसी जगह पर निकल जाते हैं तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आप ये अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि हम मचारी ख़ानदान के औरतें हैं, हमारे घर हमारे किले हैं। होशियार रहें, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है माँ। और वैसे भी आगे से आसिया साहिबा कहती हैं आप उस्मान के लिए कोशिश कर रही हैं, उसकी शक्ल और उसकी मुस्कुराहट के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुकी होंगी कि आप इस खाली किले में बेकार कोशिश कर रही हैं बहू। नरमीन साहिबा काफ़ी देर गुस्से से देखते हुए ही कहती हैं कि आपने मुझे एक बिच्छू की कहानी सुनाई थी, याद है? अब मुझे समझ आई कि आपके पीछे आदिल और सुना उस्मान नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा घर है। मामा आसिया आपको बिच्छू पर कदम रखने से बचना चाहिए, होशियार रहो। आगे से मामा आसिया गुस्से से हाथ आगे करते हुए कहती हैं मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन तुम्हें ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है बहू, क्योंकि मैं एक अलग शहर से हूँ। फिर वो आगे मेज से कोई चीज़ उठाकर खाकर कहती हैं कितना शानदार है ये। नरमीन साहिबा तंजी अंदाज में कहती हैं कि हम मचाई ख़वातीन हैं, हम अपने ख़ानदान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, क्या नहीं करेंगी बताएं? और मैं भी अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये जान लो मेरी प्यारी माँ। सुकून से खाएं। और वो फिर वहाँ से चली जाती हैं। नरमीन साहिबा बैठी रहती हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब आदिल और अपने आदमियों के साथ हवा साहिबा से मिलने चले गए थे। हवा साहिबा वहाँ पर आकर कहती हैं सलाम, और सबको देखती हैं कि वो उन्हें घूर कर देख रहे होते हैं। और रानी से कहती हैं क्या मैं बदल गई हूँ या आप बदल गए हैं उस्मान साहब? उस्मान मचारी वो नीचे बैठ जाती हैं और कहती हैं कि उस्मान मचारी आप बदल गए हैं, तुम तो बूढ़े हो गए हो। शायद मोहब्बत की अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी इंसान को ऐसे ही बना देती है। उस्मान साहब तंजी अंदाज में कहते हैं हमारे मसाले पुराने हो गए हैं हवा, और इस दुनिया में उन्हें हल करना मुमकिन भी नहीं। हवा साहिबा कहती हैं क्या पता मुमकिन हो, आपको कैसे मालूम? उस्मान साहब कहता है क्या तुमने कोशिश नहीं की? हवा साहिबा कहती है हाँ मैंने तो कोशिश की। उस्मान साहब कहते हैं हाँ, और आगे से मैंने जवाब दिया, और ये जवाब दिया कि मुझसे और मेरे ख़ानदान वालों से दूर रहो।
जो तुमने हमला किया। हवा साहिबा तंजिया अंदाज में कहती हैं, क्या आप वाकई अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं? क्या आप वाकई इसकी इतनी फ़िक्र करते हैं कि इसकी खातिर दुनिया भी जला सकते हैं? उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मैं इसकी काफ़ी तारीफ़ करता हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर अदिल हैरान होकर उस्मान साहब को देखने लग जाता है और महमद भी देखने लग जाता है कि ये मुझसे ज़्यादा इस बेटे से प्यार करते हैं। फिर हवा कहती है, अब आप समझ चुके हैं कि जब मोहब्बत इंसान को हो जाती है तो वो क्या कर सकता है। क्या आपको एहसास है कि आपने अपने प्यार की खातिर क्या किया है? आगे से उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुमने मेरे बेटे की कश्ती पर धमाका किया? हवा कहती है, इससे क्या बदलेगा? हाँ लेकिन मैंने किया है। अजील गुस्से से देखने लग जाते हैं, अपने आप पर काबू पाते हुए। फिर हवा कहती है, इसके बारे में मैंने तो एक सेकंड भी नहीं सोचा। फिर उस्मान साहब और सब गुस्से से देखने लग जाते हैं। अजील गुस्से से पीछे से जाकर चेयर लाकर वहाँ पर बैठ जाता है और महमद भी हैरान था कि इसने मेरा नाम नहीं दिया। अजील बैठकर कहता है कि बताओ तुम्हारा मसला क्या है। उस्मान साहब उसे फ़ख्र से देख रहे होते हैं और महमद भी हैरानी से और किनादी साहब भी। हवा साहिबा कहती है, मैंने तुम्हें बताया था जब तुम पहली बार मिले थे कि तुम एक बहादुर आदमी हो। अजील कहता है, और तुम मेरी माँ की खातिर हो, तुमने उन्हें मारा है। हवा कहती है, क्या तुम्हारी माँ मरजान नहीं थी? बताओ। भाई आपने इन्हें बताया नहीं? उस्मान भाई। और वो गुस्से से हैरानी से अजील अपने बाबा की तरफ देखने लग जाता है कि भाई। फिर हवा साहिबा मुस्कुरा कर कहती हैं, ज़ाहिर है उस्मान साहब ने आपको कुछ नहीं बताया होगा। ओहो मैंने तो सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। और दुर्सन और अजील गुस्से से देखते रहते हैं। अजील कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, मुझे कोई परवाह नहीं। आपने मेरी माँ को कत्ल किया है, लेकिन तुम्हें मुझे जवाब देना होगा कि तुमने क्यों किया। हवा कहती है, ज़ाहिर है यहाँ सबका हिसाब होगा। और उस्मान साहब गुस्से से आगे होकर कहते हैं, इतने साल हो गए और तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? तुम भूल गई कि मैं उस्मान हूँ, भाई हूँ। लेकिन मैं बाज़ औक़ात भूल जाता हूँ कि मैं उस्मान मचारी हूँ। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। तुम इतने सालों से मेरे साथ क्यों गड़बड़ कर रही हो? क्या मैं तुमसे अफसादों से डरता हूँ क्या? बताओ। या आपको लगता है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी? अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रही हैं मिस हवा। मेरी खामोशी की वजह सिर्फ वही थी जो मैंने गलती की। गलती का नाम सुनते ही अजील हैरानी से उन्हें देखने लग जाता है कि वो मेरी माँ को गलती कह रहे हैं या मुझे जो इतने साल अपनाया नहीं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन अब गलतियों की तादाद एक जैसी हो गई है, तुम्हारी और मेरी। और अब आपके पास उस्मान भाई नहीं है, सिर्फ उस्मान मचारी है। हवा साहिबा तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगती हैं और महमद के सामने आकर खड़ी होकर कहती है, महमद मचारी। और महमद की सांस सूख चुकी थी। वो सोच रहा था क्या पता ये मेरा नाम ले ले। और फिर उस्मान साहब के पास मेज़ पर हाथ रख कर खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं, आपको इस दुनिया में बहुत तकलीफ होगी उस्मान मचारी। जाहिर है कि इस मामले में अब हम दोनों को कोई सरोकार नहीं। यह सुनकर अजील हैरानी से देखने लग जाता है कि ये मेरी माँ के कत्ल को इतनी आसानी से कैसे छोड़ रही हैं। ये कहते ही हवा साहिबा वहाँ से चली जाती हैं और वो सब देखते रह जाते हैं। दिल गुस्से से उस्मान साहब की तरफ देख कर कहते हैं, आप हमें यहाँ पर किस लिए लाए थे? हाँ, बदला लेने नहीं लाए थे क्या? और हमने क्या किया है बताएं बाबा? हमने इस औरत के साथ बैठकर बात की है और इसे जाने दिया है, और हमें यह भी पता चला कि आप इसके भाई हैं। आपने नहीं सोचा कि आपको वजाहत देनी चाहिए? उस्मान साहब कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पहले हमें यहाँ पर यानी यहाँ से चलना चाहिए, फिर जाकर तुम्हें वजाहत दूंगा और ये तुम्हारा हक भी है। और सबको कहता है चलो। और वो ये कहते ही अजील गुस्से से सबसे पहले निकल जाता है। पीछे से संसार महमद से कहता है, भैया अब आप क्या करने वाले हैं? महमद कहता है, फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं। संसार कहता है, समझ गया भाई। फिर दूसरी तरफ गुनस कोई खाना बना रही होती है और आफिया साहिबा कहते हैं, शाबाश तुम अच्छा कर रही हो। गुनस कहती है, क्या ये वाकई आपकी तरह झूठ मत बोले। आफिया साहिबा कहती है, ये अच्छा बन रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम अच्छा कर रही हो। ये देखकर नूरबीन साहिबा लालिया साहिबा किचन में आकर तंजीर अंदाज में कहती है, ये क्या हो रहा है? आपको क्या नहीं पता कि किचन में दूसरे लोग कभी खाना नहीं बनाते? ये कब से होने लग गया? आगे से आसिया साहिबा तंजिया अंदाज में कहती हैं, मैं कोई गैर नहीं हूँ और ना अजनबी हूँ, इन्होंने मुझे इजाज़त दी है, इनका शुक्रिया। और फिर वो आगे चलकर गुनश के पास आ जाती हैं और कहती हैं, कितना शानदार बना रही हो गुनश बेटा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है मेरी प्यारी, मेरी खूबसूरत लड़की? फिर आइला साहिबा कहती हैं, कसम से मेरी प्यारी। गुनश मेरी आंखों में आंसू भर रहा है। गुनश कहती है, वाकई? आइला कहती है, गुनश कहती है, मेरे पास ज़्यादा वक्त तो नहीं होता, लेकिन मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। नरमीन साहिबा कहती हैं, ये तो बहुत शानदार है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे बेटे यानी अपने होने वाली शोहरत महमद के लिए खाना बनाएंगी। इस दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं होती। गुनश कहती है, अगर कोई ऐसा आदमी हुआ जिससे मैं मोहब्बत से शादी करूँ और मुझे इस एहसास का पता लग जाए आंटी, तो फिर क्या क्या नहीं पकाऊंगी मैं। फिर आगे से नरमीन साहिबा कहती है, मोहब्बत वक्त के साथ हो जाती है, फिक्र मत करो। मिसाल के तौर पर मेरी और उस्मान सब की ज़िंदगी ले दो। ये कहानी भी ऐसी है।
फिर आसिया साहिबा गुन्नस के कान के पास आकर कहती हैं, हर कहानी पे यकीन मत करो बेटी। फिर नरमीन साहिबा गुस्से से देखने लग जाती हैं। अचानक गुन्नस को एक कॉल हो जाती है। वो कॉल उठाकर कहती है, हेलो, ठीक है मिस्टर याकूब, मुझे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो मैं आपको कॉल कर दूंगी वापस। ठीक है, मैं भी डॉक्यूमेंट देख लेती हूँ। फिर वो अम्मी आसिया के पास आकर कहती है, अम्मी आसिया, ये डॉक्यूमेंट देखने की मुझे बहुत ज़रूरत है। यकीन करें, ये ज़रूरी ना होता तो मैं कभी ना छोड़ कर जाती आपको, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। वो कहती है, ठीक है बेटा, तुम जाओ, बाय। फिर वो गुनज वहाँ से चली जाती है। फिर नरमीन साहिबा अवन की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में कहती हैं, मकई की रोटी। क्या आपको उस्मान की पसंदीदा डिशेस बनाने में 30 साल लेट नहीं हो गई? क्या ख्याल है अम्मी आसिया? आगे से आसिया साहिबा कहती हैं, मैं ये अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, उस्मान के लिए नहीं। यानी वो इस बात को छुपा रही थी गुस्से से। आगे से नरमीन साहिबा कहती हैं, ओ तो ठीक है, फिर हमें इसे सड़क पर फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जानती कि उस्मान साहब डाइट पर हैं जब से वो बीमार हैं। यकीन करो, वो मकई की रोटी और काली को भी नहीं खाते। आगे से आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिस पर मेहमत और हवा साहिबा एक साथ खड़े होते हैं। हवा किसी को फ़ोन पर कह रहती हैं, ठीक है हिदायत, ठीक है। और फ़ोन काटते ही मेहमत को कहती है, हिदायत खल पैसे मांग रहा है, आप हिदायत को जानते हैं कि वो तुम्हें कत्ल भी कर सकता है। मेहमत आगे से कहता है, मैं कोई मुर्गी नहीं हूँ, मैं मेहमत मचारी हूँ, एक मचारी। आगे से उसकी खाला कहती है, क्या वाकई आपके वालिद आपकी मदद करेंगे? हाँ, कौन है आपकी मदद करने वाला? अगर आप मचारी हैं तो क्या पता आपके वालिद को पता चले और वो आपको आपके ही हाल पर छोड़ दे। इससे बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करें और अपनी जान बचाएं। मेहमत कहता है, मैं देख लूँगा। आगे से कुछ देर बाद सोचने के बाद उसकी खाला हवा साहिबा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। मेहमत कहता है, कौन सा आइडिया? आगे से वो कहती हैं कि क्या हम तुम्हारे बाबा के जहाज़ों पर सामान ले जा सकते हैं, वो भी 10 गुना ज़्यादा। मेहमत कहता है, हाँ ये मुमकिन भी है, और बाकी जो बचा सामान होगा उसका वो हमें पैसे भी दे देगा, और इस तरह ये अच्छा सौदा हो जाएगा और बाबा कुछ और ही सोचेंगे, और मैं एक बार में ही इसके सारे प्यारे उससे छीन लूँगा, खास कर जिनको वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। उसकी खाला कहती हैं, हम बहुत अच्छे, तो फिर काम पर लग जाओ और काम शुरू करते हैं। अब हम एक ही तरफ हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दुर्सुन अदिल से कह रहा होता है कि भाई ये मचारी खानदान क्या है? उसका दुश्मन उसकी छोटी बहन ही निकली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, अजीब खानदान ही है। आसिया साहिबा कमरे में आकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तुम लोग आवे, अल्लाह का शुक्र है। नीचे बैठकर कहती है कि शुक्र है मेरे अल्लाह का। अजीज कहता है, अम्मी क्या आप हवा को जानती हैं? वो कहती है, कैसे नहीं जान सकती हूँ मैं, वो एक खाली खातून है, एहसासात से खाली। उसके पास कौन सी माँ होगी कि वो नॉर्मल पैदा हो जाती? इसलिए आपने हमें कुछ नहीं बताया अम्मी। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं क्या कहूं? इस औरत की वजह से मेरे शौहर को, यानी उसने, मतलब उसकी माँ ने मेरे शौहर को मुझसे छीन दिया था। और वो हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। मुझे पता होता कि तुम लोग उसके पास जा रहे हो तो मैं अभी कभी भी उस्मान को इजाज़त ना देती। अब मैं कभी भी उसे इजाज़त नहीं दूँगी। सुबह जब उसने मुझसे इजाज़त ली कि वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा तो मैंने इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अब उस औरत को तुम दोनों को खाने के लिए नहीं दे सकती। तुम लोग मेरे बच्चे हो। अब हमसे वादा करो कि तुम लोग उस औरत के साथ कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे या उसके इर्द गिर्द नहीं रहोगे, उस औरत को भूल जाओगे, मुझसे वादा करो। अजीज कहता है, मैं वादा करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जैसे वो कमरे से बाहर निकल कर जा रहा होता है, पीछे से गुनस भी आ जाती है सीढ़ियों से चलकर और उसके पीछे चली जाती है, और अजील घोड़ों के अस्तबल में पहुँच जाता है। यानी उनके घर के अंदर ही एक अस्तबल होता है जिसमें घोड़े होते हैं, और घोड़े को देखने लग जाता है मोहब्बत से। पीछे से गुनज आकर उसे कहती है सलाम, और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।